नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार में बारिश हो रही है, नदियां भर रही हैं। नेपाल के पानी का प्रकोप अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन बावजूद इसके अभी ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई जगह नदियों में कटाव की खबरें आ रही हैं, कई जगह बांध में रिसाव की बात भी हो रही है। सरकार हर संभव तैयारी की बात कह रही है। सरकार हमेशा ऐसा कहती भी रही है। बड़ा सवाल यही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की जनता करे तो क्या करे। फसल, घर बार छोड़िए, जान पर आफत बन जाती है। बाढ़ को सरकार कितनी तैयार है बाढ़ को लेकर, और अब तक कोई मुकम्मल समाधान क्यों नहीं हो पाया, चिंता का विषय है। खुद सरकार नेपाल को लेकर हाथ खड़े दिखती भी है। हम अपने खास पैनलिस्ट से इस पर चर्चा करेंगे। पहले बिहार सरकार के मंत्रियों के बयान सुनते हैं और विपक्षी सदस्य क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। के लिए 208 आक्राम्य पॉइंट जो लगता है डिपार्टमेंट को और जीएफसीसी जो है, जो भारत सरकार के लोग रहते हैं कि भाई इस सब पॉइंट पर काम होना चाहिए। ऐसे 206 पॉइंट पर 15 जून से पहले बाढ़ निरोधक काम हो चुका है। जो 6 पॉइंट बचा हुआ है उसमें ड्रेजिंग होना है, स्ट्रक्चर का काम है, वो 15 अक्टूबर के बाद हो जाएगा। इसके अलावा जो हर एक किलोमीटर 3790 किलोमीटर बांध है बिहार में, हर एक किलोमीटर पर एक होमगार्ड रहेगा, उसकी पदस्थापना होगी, चौकीदार रहेगा, कैंप होगा। कुछ कैंप तो हम खुद देख के आए हैं, उसमें आपको हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ बांध का मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो आक्राम में ज्यादा डेंजरस पॉइंट माना जाता है वहाँ पर मोबाइल ट्रैक्टर, उसके ट्रॉली पर होलोजन लाइट, मटेरियल, बैग, खाली सीमेंट का बैग, ये सारा सामान रहेगा। तो जो विभाग के तरफ से करना था सारी तैयारी पूरी हो गई है। तब तो मान लीजिए ये ऐसा विषय है कि सब बिहार के कंट्रोल में है नहीं। नेपाल में ज्यादा बारिश होती है तो सीधा बिहार को झेलना पड़ता है। और हम लोग तो कमला और कोसी नदी बहुत बड़ा तूफान में रहते हैं हमेशा, और बाढ़ प्रभावित एरिया है। अभी तक हम लोग तो कोई सूचना भी नहीं मिला है। और सरकार कहाँ कोई तैयारी किया है बाढ़ के लिए, मतलब कोई अभी तो फ्लड के मतलब कोई तैयारी नहीं हुआ। हम जानकारी भी लिया तो बोला कोई चिट्ठी पत्रांग कोई भी नहीं आया कि बाढ़ के तैयारी में अभी तक सरकार कोई बड़ा योजना मतलब खराबदार से लपटने के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ कोई व्यवस्था किया कि कोई नौ होना चाहिए, सरकारी आदमी होना चाहिए। पूर्णिया और आसपास के इलाके के लोग भी बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। कई नदियां हैं जो बरसात में उफान में रहती हैं, और अगर कोसी उफन जाती है तो इलाके में तबाही मच जाती है। पूर्णिया वर्षों से बाढ़ग्रस्त रहा है, या यूं कहें कि इसका झेलना यहाँ के लोगों की नियति बन गई है। आजादी के बाद भीमनगर बैराज बनने से कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन बाद के शासकों की उदासीनता इस पूरे प्रोजेक्ट को घोटाला का खजाना बना गई। जनता की मजबूरी है, वह घर जमीन छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, तो बाढ़ उनकी जिंदगी का मानो एक हिस्सा हो गया है। बाढ़ से निजात दिलाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में शामिल है प्रत्येक वर्ष बाढ़ के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना और जनता को सौजवान दिखाकर ठगना। बहुत 87 से भयंकर आज तक चला रहा है बाढ़। कभी कोई रोकथाम का अपनी समुचित व्यवस्था देखा? कभी नहीं, सुना भी नहीं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि चूंकि नेपाल में अतिवृष्टि हो रही है, इसलिए इस बार बाढ़ की आशंका है। इसे देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। सारी तैयारी हो चुकी है और खास इलाकों का सबका टेंडर भी किया जा चुका है। जैसे कुछ होती है या बाढ़ की संभावना बनती है तो हम कुछ सप्लाई शुरू करेंगे। पिछले कई वर्षों की त्रासदी को देखते हुए प्रशासन ने उचित संख्या में लाइफ जैकेट, बाढ़ पीड़ितों के आश्रय के लिए ऊंची जगह, अस्पताल में दवाइयां, राहत सामग्री की व्यवस्थाएं की हैं। सवाल ये है कि जब हर वर्ष अरबों रुपये बाढ़ राहत के नाम पे खर्च होते हैं, तो फिर आखिर बाढ़ रोकने के स्थायी समाधान क्यों नहीं किए जाते? हकीकत ये है कि कोसी की त्रासदी से पूर्णिया और आसपास के इलाका आज भी त्रस्त है। समय के लिए कैमरा मैन राजेश शर्मा।
एक और बयान सुन लेते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का, उसके बाद चर्चा में शामिल होते हैं। बाढ़ और सुखाड़ से दोनों की तैयारी में है। बाढ़ भी होगा, उसके लिए सरकार पूरी तरह से चौकस है, तैयार है। सुखाड़ भी होगा तो उसके लिए हर विभाग ये स्तर पर समीक्षा भी हुआ, उसकी पूर्व तैयारी के लिए हम लोग पूरा चौकस है। हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र हो या लोगों को रोजगार बढ़ाने की बात हो, पूरी तरह से सरकार तैयार है। आप भी उस क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके से, उस इलाके में क्या क्या हुआ है अभी तक? देखिए, बाढ़ प्रभावित की टीम गई कि नहीं? एनडीआरएफ की टीम चली गई है, एसडीआरएफ की टीम सारे संपूर्ण बिहार के हर जिला में चला गया है। खास के उत्तर बिहार किशनगंज से लेके और सीतामढ़ी तक हर जगह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम चली गई है। आने वाला समय में जो आम लोगों को जो अति आवश्यकता होगा आम जनजीवन के लिए या बाढ़ के समय में, उसका भी पूर्ण रूप से नाव मिल गया है। स्थानीय स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उनका गिनती जो भी प्राथमिक स्तर जिला स्तर पर हो गया है, उसका सारा ये हो गया। लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है कि अगर बाढ़ भी आए तो कोई? देखिए, सरकार का सबसे प्राथमिकता है कि आपदा सबसे प्राथमिकता में है, चाहे सुखाड़ हो और बाढ़ हो। मुख्यमंत्री जी स्वयं चौकस हैं, हम लोग विभाग स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं। तो सरकार चौकस है, सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार की अपनी व्यवस्था चाक चौबंद है। बाढ़ आएगी तो उसे निपटने की तैयारी है, सुखाड़ आएगा तो उसे निपटने की तैयारी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। मनोज शर्मा जी, आप बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र राय जी, आप सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो रविंद्र जी, सवाल तो बस इतना ही सा है कि सरकार तो तैयार है, लेकिन ये तैयारी हर बार हम करते हैं जरूर, बाढ़ रुकती नहीं है। ये स्टेटमेंट पता नहीं हम लोग कितने सालों से बिहार के मंत्रियों का सुन रहे हैं, और हर बार सरकार तैयार रहती है। पहले बाढ़ विजिट करती है, उसके बाद मंत्री महोदय विजिट करते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री विजिट करते हैं। और अजीब विडंबना इस साल तो, और पिछले कई सालों से एक विडंबना देखने को, मैं अपने मित्रों से भी बात कर रहा था। देखिए, कल इसी शहर के अंदर में हम लोग शिद्दत के साथ, इसमें सरकार के लोग भी थे, कई सिविक सोसाइटी के लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पानी की समस्या पर। पानी नहीं है, पानी पताल में चला गया, प्यास के बगैर लोग मर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कशन फिर हम किस पर कर रहे हैं? बाढ़ के ऊपर कर रहे हैं। पानी समस्या बढ़ गई। ये पूरे प्लानिंग का मामला है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मामला है। ठीक है, आप अभी दोष दे देंगे, कोई भी बात होगी तो पूर्ववर्ती सरकारों को दोष दे देंगे। पूर्ववर्ती सरकारों का दोष रहा हो जितनी भी, लेकिन वो केवल दोष देने का मुद्दा नहीं है। और हम भी विपक्ष के अंदर में हैं तो हम केवल सरकार को दोष देना नहीं चाहते हैं। जो रियलिटी है उस रियलिटी को हम मिलजुल करके सामना कर रहे हैं। स्थिति आपकी यह है कि आपका विधायक, पूर्णिया के विधायक महोदय, मैं नाम उनका भी भूल रहा हूं, प्रमाण नदी के बारे में विधानसभा में वो सवाल उठाते हैं कि बांध हमारे यहां टूटने वाला है, पर विधायक के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय अपने ऑफिसरों के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी मंत्री महोदय का बयान आप देखिए तो लगता है कि उनकी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। 1-1 किलोमीटर पर उनके सिपाही हैं, मॉनिटरिंग उनके इंजीनियर कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के अंदर में बाढ़ से एक छोटी सी एक झटकाया, 1-2 दिनों की बारिश हुई, एक बागमती नदी के अंदर में थोड़ा सा तूफान आया और आपका बना बनाया, पता नहीं कोई बता रहा है 25 करोड़ का बना हुआ था, कितने का मिट्टी का काम हुआ था, वो टूट जाता था। और स्टेटमेंट भी बड़ी अजीब आता है। एक और स्टेटमेंट आता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, आज अखबारों को उलट करके देखिए, और दूसरी और कुछ अफसरों का स्टेटमेंट आता है कि काम जारी है, 2 दिन के अंदर में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो दानिश रिजवान जी, हर बात समझ गया सर, काम समझ गया मैं, मुकम्मल व्यवस्था हो, इसके लिए थोड़ी सोचने की जरूरत है। देखिए, ऐसी बात है कि ये समस्या के बारे में हमें बताने की जरूरत है। सरकार के एक्सपर्ट, सरकार के
को अच्छी तरह से मालूम है कि कहां पर इस चीज को कैसे दूर किया जाता है। बिहार के अंदर में समझ गया सर, मैं आपको रोक रहा हूं और ग्रह है, रुक जाइएगा। कल ही मैं भाषण सुन रहा था एक डायरेक्टर सरकारी बात। दानिश जी, बड़ा सवाल दूसरा भी है कि बाढ़ तो हर साल लगभग आती है, अलग अलग जो भी प्रभावित इलाके हैं, चाहे सीमांचल की बात करें या मिथिलांचल के कुछ इलाके की बात करें, पूरा कोसी बेल्ट और इधर कोसी गंडक बागमती बेल्ट जो है, हर साल आबादी त्रस्त होती है, हर साल एक राहत बांटी जाती है और उसमें हर साल एक तैयारी होती है। लेकिन जब इन मौके पर बारिश शुरू हो गई, बाढ़ की तैयारी हो रही है, साल भर विपक्ष के लिए भी एजेंडे में कैसे इससे निजात दिलाई जाए जनता को, सरकार पर दबाव नहीं बनाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जनमानस को भी। देखिए संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने बिफोर इस मामले को आज उठा दिया है। नहीं तो आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ आए, जो रटा रटाया उनका जो डायलॉग होता है वो आएगा, सत्तारूढ़ दल की तरफ से यही सवाल है, यही जवाब आएगा कि उम्मीद नहीं थी। जैसे अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर वाले मामले में क्या कहा कि उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे मरेंगे। तो चलिए, एक तो है कि आपने पहले सचेत करने का काम किया और ये कहीं ना कहीं से इलाका है, कोसी का जो इलाका है, वहां के लोग आपके प्रति पूरी तरह से इस बात को सोच रहे होंगे। किसी ने तो इस मामले को बिफोर उठा दिया है कि भाई अब हमारा वक्त आ गया है, हमें बर्बाद होने का वक्त आ गया है, और ये पहला मामला नहीं है। देखिए, मुझे याद है जब 2005 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने एक वादा किया था कि 5 से 7 साल के अंदर हम इसकी समस्या का निजात दिला देंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कोसी का जो मामला है वो हमारे लिए बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर हमें बातचीत करने का मामला है। और जब बिहार में पुनः नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित डबल इंजन की सरकार आई तो उस वक्त सुशील कुमार मोदी जी ने भी कहा, नीतीश कुमार जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने भी कहा कि हम बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को पूरी तरह से निजात देंगे। आज अभी जैसे बिहार के जल संसाधन मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज के 2 साल पहले आप गला फाड़ के कह रहे थे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब किसी तरह की समस्या नहीं होगी, और आज जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि भाई बिहार अकेले कुछ नहीं कर सकता है, केंद्रीय एजेंसी की भी मदद चाहिए। अरे केंद्रीय एजेंसी किसकी है संजय झा जी? आप ही की है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है। एक तो आप ये कहिए कि केंद्र सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, और अगर मदद कर रही है तो खुल के बोलिए कि मदद कर रही है, हम निकम्मे हैं, हम बाढ़ के नाम पे इसलिए लोगों को इस तरह हाल में छोड़ देते हैं कि हर साल बाढ़ राहत के नाम पर हमें लूट मचाना है, हर साल बाढ़ राहत के नाम पर हमें घोटाला करना है। बेसिक रीजन यही है, इसीलिए वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि सरकारी राशि का बंदरबाट हो पाए। और आपने देखा कि सीतामढ़ी का एक नया मामला अभी आया ना कि ओडीएफ हो गया पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, और जब विधानसभा में खुलासा हुआ है तो पता है कि सिर्फ कागज पे ओडीएफ हो गया, बाद बाकी जिले की स्थिति यह है कि खुले में लोग शौच को जा रहे हैं। ये हकीकत है, अलग अलग इशू है। मैं नहीं रोक रहा हूं सरकार कि अगर राहत मिल जाएगा अभी से हम वो कार्रवाई कर देंगे तो घोटाला नहीं हो पाएगा। देखिए, लूट खसोट करने वाली सरकार है, जानबूझ के इसको इतना भयंकर बना दिया जाता है कि आने वाले वक्त में लूटने का आसानी से। रानी जी, मैं रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। मैं अब सत्ता पक्ष से जवाब लेना चाहूंगा क्योंकि मनोज जी यहां बैठे हुए हैं। मनोज जी, दरअसल संभव है कि पूरी तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, संभव है कुछ कमी अभी रह गई होगी, और 2-4-10 दिन में और भी तैयारी मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि ये सीजन कैसा होता है और कोई नया अनुभव नहीं है। और ये भी तय है कि नेपाल हमें परेशान करता है, और ये भी तय रहा है समय समय पर कि चर्चाएं होती हैं जब तो एक हम लोग असमर्थ से नजर आते हैं कि हम क्या करें, नेपाल की वजह से हमें ये मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो सर, समाधान देगा कौन? दोनों जगह आप ही लोग हैं। देखिए, बात ऐसी है, बिहार और नेपाल से जब नदियां बिहार की ओर आती है, जो बेड स्लोप है नदियों का, और बिहार के समतल इलाके में आने के बाद उस तेज प्रवाह से जब नदियां आती हैं बेड स्लोप में और ढेर सारा सिल्ट लेके आती हैं, और वो सिल्ट आती है और मैदानी इलाकों में वो नदियों के प्रवाह को रोक देती है। और ये पिछले कई वर्षों से सिल्ट लगातार बिहार के बेसिन में, आपके गंडक बेसिन हो या कोसी बेसिन हो, लगातार जमा होता आ रहा है। अब नॉर्मल तरीके में देखिए तो कोसी का नदी का जो नॉर्मल वाटर डिस्चार्ज है वो लगभग 75,000 क्यूसेक प्रति सेकंड है, लेकिन वही बरसात के दिनों में ये काफी अधिक बढ़ जाता है। पिछले साल ये लगभग 2,74,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज था,
अब यह अगर सबसे अधिक बाढ़ की जो विभीषिका आई थी बिहार में 1954 के आसपास में आई, जब ये लगभग 8.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज कोसी में हुआ और एक जबरदस्त बाढ़ का हम लोग विभीषिका देखें। उसी समय 2008 को भूल रहे हैं साहब। परियोजना का परिकल्पना 1950 के दशक में रची गई। 2008 की मैं बता रहा हूं, 2008, 54, 2008 और 2017 मेरी बात सुन ले। मैं देखिए आप ये पॉलिटिकल बहस ना बना। नहीं गंभीर चर्चा। बाकी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा, दीर्घकालीन हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए बिहार को इस विभीषिका से बचाने के लिए क्या होना चाहिए। तो मैं इसलिए सप्तकोसी बांध परियोजना को पूरा होना अति आवश्यक है। सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल दोनों सरकारें की लगभग 15 बैठकें हो चुकी है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सप्तकोसी बांध परियोजना हमारी प्राथमिकताएं में है, अंतिम बैठक 17 जुलाई के 2017 को हुई थी, जिसमें उसका टारगेट 2019 रखा गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के 10 साल पहले जब नेपाल में हमारी अनुकूल सरकारें रहा करती थी, इधर बीच में नेपाल में काफी अधिक सारे लोग जानते हैं कि राजनीतिक वातावरण कभी हमारे अनुकूल होता है, कभी हमारे प्रतिकूल होता है, तो उस सिचुएशन में हम उस कार्य को बहुत तेजी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार जो ये सरकार है ये कटिबद्ध है कि 2019 तक जो कार्यकाल बढ़ाया गया है दोनों सरकारी की ज्वाइंट कमेटी का, कि सप्तकोसी बांध और सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए हम लोगों ने जो उसका ये अगर 12 लाख क्यूसेक के पानी भी अगर प्रति सेकेंड आएगा तो वो डैम उसमें सक्षम रहेगी और साथ साथ में उसमें फ्लड कुशन की व्यवस्था की जाएगी। मनोज जी, फिल्ट्रेशन इधर नहीं आ सके। मनोज जी, अब उसके साथ में जो दो बड़ी परियोजना, मनोज जी एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। एक कमला बांध परियोजना करनी है, एक बागमती बांध परियोजना करनी है। सर एक विनम्र के उन नागरिकों के बिहाफ पर जो बाढ़ को जूझते हैं, क्या ये वो नागरिक माने कि 2019 आखिरी मुसीबत है बाढ़ की उनके लिए, यदि बाढ़ आती है मुकम्मल तौर पर तो? जी नहीं, 2019 में पूरा होने में मुझे अभी हमें क्या पूरे हमारी भारत की सरकार को, बिहार की सरकार को भी अभी दुविधा लग रही है, क्योंकि जो अनुकूल माहौल हम नेपाल सरकार के साथ तैयार करना चाहते हैं वो उसमें अभी हमारा ये एक वैश्विक मामला है और जिसमें हमें बड़ी कूटनीति से, राजनीति से 2019 के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें उनको तैयार करना है। मेरा कहना है कि उसके अल्टरनेट में देखिए बांध जो भी बनेगी या डैम जो भी बनेंगे वो नेपाल में ही बनेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नेपाल में ही बनेंगे। पानी वहीं जलाशय का निर्माण हम कर सकते हैं ताकि हम सिलिटेशन को अपने यहां नहीं लेके आ सके। लेकिन इसके ऑप्शन में हम लोगों ने 3 योजनाएं, नदी जोड़े योजना जो है, एक कोसी बेसिन की और एक आपका गंडक बेसिन की, ये नदी जोड़ने का एक परियोजना लगभग अंतिम चरण पे है। 1-8 साल में ये परियोजना चालू हो जाएगी। ठीक। दूसरी है एक सकरी और नाटा नदी को जोड़ने की परियोजना, इसका भी लगभग आपका डीपीआर 2018 में ही सबमिट कर दिया गया था। किन्हीं कारणों से उसे पुनरीक्षित करने के लिए वापस कहा गया है, जो इस साल वो भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक सर। और तीसरी जो है बूढ़ी गंडक और आपको गंगा लिंक परियोजना, ये 3 परियोजनाओं करके बाढ़ का हम अस्थायी समस्या, मतलब अगर पूरा नहीं निकाल पाएंगे तो काफी हद तक ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 वर्षों में जो केंद्र की सरकार है और बिहार के सरकार के जल संसाधन विभाग की तरफ से जैसा प्रयास चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। ठीक सर। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊं से पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर चर्चा में शामिल होते हैं। नीतीश जी की नजर में फरक्का बैराज एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गंगा नदी के अपस्ट्रीम में लगातार गाद यानी सिल्ट बढ़ता जा रहा है। नदी उथली हो रही है और बाढ़ चली आती है। भागलपुर में शहरी आबादी से सटे कटाव की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी नदी के तेज कटाव के निशाने पर है। एक निजी स्कूल का आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। हमारे सहयोगी अनुज शिवलोचन यहां गए, वहां से मौजूदा हालात का जायजा लिया। मोदी 1 की सरकार थी, उन्होंने भी अपने आम बजट में ये कहा था पहले कि हल्दिया से इलाहाबाद तक हम नेविगेशन के माध्यम से जहाज को चलाएंगे। इस बार के मोदी 2 के बजट में भी उन्होंने कहा, थोड़ा जगह घटा दिया उन्होंने, कि वाराणसी से हल्दिया तक हम पानी का जहाज चलाएंगे। सवाल है कि इसी पानी के माध्यम से चलाएंगे जहां सिल्ट जमा है। डिसिल्टिंग का यानी उस गाद को निकालने का अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रोविजन खासकर इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है। अगर हम बात कटाव को करें
तो आप देख सकते हैं कि सामने जो आप बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके ठीक सामने एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है और ठीक उसके बगल से गंगा बह रही है। कटाव का ये रफ्तार है, जब भी पानी आता है कटाव का खतरा मंडराता है। अलग बात है इस लोकेशन पे करोड़ों रुपए की लागत से सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम जरूर कराया है और इस तरह का काम भागलपुर के इस साइड में भी कराया गया है, उस पार में भी जो है इस्माइलपुर में कराया गया है, उस पार में भी खरीक में कराया गया है और लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का राशि खर्च हो गई है, लेकिन गंगा से गाद को हटाया नहीं गया है। और अगर गाद नहीं हटता है, गंगा की उथली होने की स्थिति में लगातार साल दर साल बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी रह जाती है। और जिस तरीके से देश के 17 राज्यों को अलर्ट किया गया है, बिहार में 17 जिलों को अलर्ट किया गया है, लगातार बारिश की संभावना है, बारिश हो भी रही है, नेपाल में भारी बारिश हो रही है, उस कड़ी में अगर हम देखना चाहें तो ये बाढ़ की प्रबल संभावना है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अनुज कुमार शिवलोचन, सहारा समय, भागलपुर। डॉक्टर संजय कुमार, सरकार कह रही है हम तैयार हैं और सरकार के कामकाज को देखकर लगता है जो चिंता हमारे सहयोगी ने जताई है वो जेन्युइन है। 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए उस रिपोर्ट के मुताबिक और सामने वर्तमान आपका ऐसा है। देखिए, इसमें थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, वो नेपाल से नदियां आती हैं और वो कहर बरपाती हैं बिहार के मैदानों में, इसमें सच्चाई है। वो पूरे हाई सिल्ट के साथ आती है और काफी सिल्टेशन कराती है, इसमें भी सच्चाई है। लेकिन बाढ़ का एकमात्र कारण वो नेपाल और नेपाल के द्वारा छोड़ा हुआ पानी नहीं है, वो तो एक फ्लैश फ्लड उसको हम लोग कहते हैं। बिहार में जो फ्लड है वो 4 पार्ट में उसको हम लोग बांट करके समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। वो नेपाल से जो पानी आता है फ्लैश फ्लड है, चाहे वो पेरेनियल रिवर्स लाती हो, नॉन पेरेनियल रिवर्स लाती हो। दूसरा, जब बारिश अधिक होती है पहाड़ी इलाकों में तो जो नदियां बिहार से होकर के बहती है तो रिवर का भी जो वाटर टेबल है वो काफी अधिक हो जाता है, उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तीसरा, जो नदियों का या नदियों का जो दोनों ये है किनारा है, अगर उसमें लगातार कंजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। और खास करके उत्तर बिहार का इलाका जो 76% करीब इलाका जो है वो वाटर लॉगिंग का शिकार होता है। ठीक बात है कि जब तक उस बांध पर नेपाल और भारत सरकार के साथ एक समझौता नहीं बनता है, नेपाल से पानी आता है, हम उसको झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। ठीक बात है कि एक बार नदियों में कई क्यूसेक पानी अगर अधिक आएगा तो वो तबाही मचाएगी। लेकिन अभी जो जल संसाधन मंत्री कह रहे थे, मुझे आश्चर्य लग रहा था कि ड्रेजिंग का काम तो हम अक्टूबर में ही अब करा पाएंगे, अब इधर तो हो नहीं पाएगा। तो बाढ़ के पूर्व ड्रेजिंग क्यों नहीं कराते हैं? वो जो सिल्ट आता है, अब डिसल्टेशन तो नदी में करा ही सकते थे। और अगर आपने ड्रेजिंग कराया तो क्या आपको आइडिया नहीं है कि वो कितने क्यूसेक पानी आएंगे? हर साल वो कुशहा त्रासदी बिहार नहीं न झेलेगा कि वो खेतों के पेट में जो है वो पूरा बालू भर दिया गया सुपौल मधेपुरा के इलाकों में। और मैं तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि शायद उस कुशहा त्रासदी को आपने कवर किया था एज एक एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट के तौर पर। तो उस विभीषिका को आपने देखा था, उत्तर बिहार के उस विभीषिका को, और यही मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, और इन्होंने बिहार वासियों को आश्वस्त किया था कि बिहार को हम फिर उस विभीषिका का शिकार नहीं होने देंगे। लेकिन नदियों में फिर वही सिल्टेशन, नदियों में वही गाद, और डिसिल्टेशन कितना हो पाता है, कितना ड्रेजिंग आपका, सवाल तो है सर, सवाल कई है, जानकारी आम आवाम को नहीं हो पाती। ठीक सर। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो बांध होता है और जो नदी होता है, तो बांध और नदी के बीच में काफी जमीन होता है। और होता क्या है कि लोग जाकर के उस खाली जमीन में बस जाते हैं। जब नदी कई क्यूसेक पानी लेकर के चलता है तो बांध और नदी के बीच जो बसावट होती है वो उस त्रासदी को झेलने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ लोग जाकर के तटबंधों पर शरण लेते हैं। क्या बाढ़ आने के पहले सरकार ने उन बसावटों को खाली कराया?
या नहीं खाली कराया, या फिर जब वो हंगामा होगा कि इतने लोग नहीं लोग वहां बसते ही क्यों है? पहला सवाल तो ये है, खाली कराना तो बाद का इशू है साहब। बस रहे लोग और बसने दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। दानिश जी, मैं अच्छा आप कुछ कह लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो संक्षेप में। बिल्कुल सर ऐसा है सर 2008 में मुझे याद है कि आप रिपोर्टिंग करने गए हुए थे कुसहा तटबंध वाला जो इश्यू हुआ था, और उस वक्त पानी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया था। आप ही की रिपोर्ट के बाद वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नीतीश ने लगाया था, और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से एक डिमांड करी थी कि फरक्का तटबंध जो है उसको तोड़ा जाए। अगर वो नहीं टूटेगा तो जो पानी के अंदर गाज है वो इकट्ठा हो रही है, जिससे हम त्रासदी को झेल रहे हैं। उस वक्त सुशील कुमार मोदी जी ने भी हामी भरी थी, भाजपा के तमाम नेताओं ने हामी भरी थी कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो बिहार की ये जो समस्या है, चूंकि गाज उसी की वजह से इकट्ठा हो रहा है और जिसकी वजह से खेत भी बर्बाद हो रहा है और बिहार आफत भी झेल रहा है, तो उसको तोड़ दिया जाए। इसको लेकर के बात हुई थी। मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे। आज तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और दिल्ली में भी उन्हीं के सहयोगियों की सरकार है, तो तोड़ दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप जवाब ले लीजिए, में रहते हैं, जवाब दे देंगे। भारत की आप नहीं है गंगा सुनिए ना। अरे तो क्यों झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री? झूठ क्यों बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने? झूठ आकर उन्होंने क्यों बोला था? मुख्यमंत्री ने कहा हमारे बिहार के लिए अभिशाप हो रही है। क्या बात? मंत्री ने कहा फरक्का हमारे बिहार के लिए अभिशाप हो रही है। आपको जो सिचुएशन की समस्या है फरक्का के कारण हो रही है, विकास की बात। लेकिन अभी हम लोग बात करने लिए बैठे हैं, बिहार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सर ठीक, क्या हुआ उनको छोड़िए। नहीं सर, आगे क्या हो रहा है इसकी बात उसकी वजह से गाज इकट्ठा हो रहा है, उसको हटाइए ना सर। छोड़ना ही तो गड़बड़ हो जा रहा है, समस्या आ रही है। कमला, बागमती, सर दशकों से बिहार बाढ़ को झेल रहा है सर। इससे आ रही है, कहां तक छोड़े और कब तक छोड़े? सत्ता में आते तो दिमाग बंद कर देता है। क्यों समस्या आ रही है? एक रिपोर्ट देख लेते हैं सर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाढ़ आने से पहले ही दरभंगा में जल संसाधन मंत्री ने बांध का निरीक्षण किया, बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। मंत्री जी का कहना है कि बाढ़ की तैयारियां दुरुस्त है और स्थायी निदान पर भी काम किया जाएगा। दरभंगा में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बाढ़ से पहले तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और दरभंगा सहित खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया जैसे जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरभंगा में खगड़िया का भी, समस्तीपुर का भी, मुजफ्फरपुर डिवीजन का, इस सारे डिवीजन का रिव्यू आज दरभंगा में ही हुआ। उसका सारा रिव्यू करके और ओवरऑल जो फ्लड की तैयारी है, नॉर्मली माना जाता है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक फ्लड आता है। ओवरऑल फ्लड की तैयारी संतोषप्रद है। हम लोग ऊपर वाले से भी मनाते हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और जहां भी कोई कमी दिखाई पड़ी है तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिया गया है, अगले 10 दिन में उसको पूरा कर लिया जाए। इससे पहले मंत्री ने खुद दरभंगा के रासियारी गांव पहुंचकर वहां के कोसी की धारा से प्रभावित होने वाले बांध का भी निरीक्षण किया। मंत्री जी का कहना था कि यहाँ कई इलाकों में बाढ़ एक समस्या है, लोग अपने खेतों में फसल नहीं उगा पाते, इसलिए उस इलाके को बाढ़ से अस्थायी समाधान और निदान कराने का उन्होंने आदेश दे दिया है और इस पर जल्द काम भी शुरू होगा। सहारा समय के लिए दरभंगा से अजय मोहन प्रसाद। अब वो मामला जिस पर आपका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, विधानसभा में पूर्णिया का मामला उठ चुका है। आरजेडी के विधायक अब्दुल सुभान ने कहा कि कटाव से सड़कें टूट गई है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री ने इससे इनकार किया। इस पर आरजेडी विधायक ने कहा कि उनकी खबर पक्की है और गलत साबित हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि नेपाल से नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद कटाव शुरू हो गया है। पूर्णिया के जानकी नगर में जेबीसी नहर लगभग 45 फीट टूट गया है, जिससे हजारों एकड़ की फसल डूब गई है। नहर के आसपास रहने वाले लोगों में काफी दहशत है। नहर के टूटने से पूर्णिया अररिया सड़क संपर्क भी टूट गया है। इधर 6 दिन से हो रही बारिश के कारण महानंदा, कनकई, परमान नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बाढ़ की संभावना बनती देख प्रशासनिक तैयारी भी आरंभ हो गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक में नहरों
और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के साथ 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने के लिए भी कहा गया है। प्राकृतिक आपदा का शिकार बनना कोसी वासियों की नियति लगभग बन चुकी है। अब तक सैकड़ों एकड़ में लगी फसल, धान, मूंग, मक्का बर्बाद हो चुकी है। किसानों की मेहनत और पूंजी देखते ही देखते नदी में समा जाती है। सवाल है, किसान करें तो क्या करें? ये दृश्य है सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के पास स्थित केदली गांव का। किसानों की मेहनत और पूंजी उनके आंखों के सामने नदी में विलीन हो रही है। आर्थिक तंगी के कारण आमतौर पर इलाके के किसान कर्ज लेकर खेतों में खाद बीज डालते हैं, परंतु इनकी बदकिस्मती ऐसी है कि फसल तैयार होने के पहले ही प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती है। सब कटे धिया-पुता की खेते बाल बच्चा सब फसल कट रहा है, घर द्वार से कटे। सब परेशानी है इतना, सैकड़ों की ज्यादा से ज्यादातर जमीन कट रहा है, आबादी पूरा कट रहा है। धान के भेले, मूंग के भेले, जनेर से, मकई से, सबके सब कट रहा है। आबादी कम से कम 150 बीघा से जमीन ऊपर कट चुके हैं। कोसी नदी में चंद मिनटों में सैकड़ों एकड़ जमीन को ये अपना शिकार बना लेता है। किसान जो बीज खरीद के गिराया है, बीज भी का जो प्लॉट है वो भी कट गया। मूंग देख रहे हैं कि फरा हुआ मूंग है वो भी कट रहा है, मकई कट गया। किसानों की समस्या की बाबत जब हमने अनुमंडलाधिकारी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और प्रशासनिक स्तर पर भी अगर किसी का झोपड़ी कटऑफ से गिर जाता है या कट जाता है तो उसके लिए हम लोग जो नियमानुसार आपदा के तहत जो सरकारी सहायता राशि दी जाती है। प्राकृतिक आपदा का शिकार बने कोसी के किसानों को घूट घूट कर जीवन बसर करना पड़ रहा है और इसका असर पूरे परिवार को भी झेलना पड़ता है। ये कहानी हर साल की है। जरूरत है कटाव के शिकार बने किसानों को नुकसान हुए फसलों का उचित मुआवजा दिलाने की, साथ ही जरूरत है मुकम्मल व्यवस्था देकर इनमें हौसला भरने की। सहारा समय के लिए सहरसा से नीरज कुमार। मुआवजा संभवतः मिल भी जाए, लेकिन मनोज शर्मा जी, आपसे एक छोटा सा बयान लेकर मैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि आप बताइए कि विधानसभा में यदि अधिकारी ने माननीय मंत्री महोदय को गलत जानकारी दी, क्योंकि अधिकारी उनके आंख कान होते हैं, ऐसे में कैसे सरकार मुकम्मल इंतजाम कर सकती है तब जबकि हकीकत कुछ और हो? देखिए, विधानसभा में ये प्रश्न जब आया और विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक क्लियर कट ये दिया है कि अगर किसी अधिकारी कोई अगर गलत बयान देता है तो संबंधित अधिकारी के साथ में सरकार सख्ती से पेश आएगी और इसके लिए हम लोगों को भी उस दिशा में सचेत रहना है। और आप जो तटबंध टूटने की बात बता रहे हैं, देखिए 2018 और 2017 में भी विभीषिका आई और जो सरकारी आंकड़े हैं लगभग वो सही, बिल्कुल सही आंकड़ा है। लगभग 27 जगह तटबंध टूटे। तो हम लोगों ने 2017 में बाढ़ की विभीषिका देखी, 2018 में एक तटबंध टूटा और इस वर्ष सरकार ने जो तैयारी की है, जिस हिसाब से तटबंध की निगरानी की तैयारी की है, माननीय मंत्री जी भी बोल रहे थे, उस बात को कोट कर रहे थे, तो इस वर्ष तटबंध टूटने की जो डर है वो लगभग नगण्य सा है। और ये मान सकता हूं 2017 में जितने जगह तटबंध टूटे थे, लगभग 2018 मैं आप पर डाउट नहीं कर रहा हूं आपके सरकार की सोच पर। मेरा सवाल दूसरा था सर, समझ ले इस बात नहीं समझ, एक जवाब दे दीजिए। बिहार जानना चाहता है सर, कहा कि उत्तर बिहार का 75 बिहार जानना चाहते हैं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए ना। आप लोगों ने विधानसभा स्पीकर ने, माननीय स्पीकर ने यदि कहा है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि जो बात कही जा रही है वो सही पाया जाए तो उस कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा? यदि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और यदि कार्रवाई आप लोगों ने की है तो साधुवाद के पात्र हैं आप। बिल्कुल कार्रवाई तो निश्चित तौर पे होगी अगर वो सूचना गलत हो तब, क्योंकि कई बार आपको हम दिखा रहे हैं, सत्र चलता रहता है और हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और हमारे कोई समर्थक, हमारे कोई कार्यकर्ता
या कोई जनता बोलती है कि ऐसा स्थिति बन गई, और उसको हम लोग विधानसभा में लेके चले जाते हैं। ठीक सर। जब तक खुद से भी हम जनप्रतिनिधि होने के नाते उन तथ्यों को नहीं परख ले, तब तक आरोप लगाना भी बड़ा ही न्यायसंगत नहीं वो लेकिन अगर ऐसा है जी तो उसको ऐसे अधिकारी को बखसना भी न्यायसंगत नहीं होगा। रवि सरकार भी मानती है और विधानसभा अध्यक्ष जी ने खुद बड़े जोर देके इस बात को आसन के तौर पे कहा है कि वो खुद इस मामले को देखेंगे और सरकार के मुखिया भी इस मामले को देखेंगे। तो रविन्द्रनाथ जी, मेरे ख्याल से माननीय स्पीकर के इस भरोसे को सही माना जाए और आश्वस्त हो जाना पर्याप्त है। अब देखिए, हम तो आश्वस्त होना चाहते हैं। कोई भी सरकार आए जो हमें आश्वस्त करे अपने एक लंबे प्रोग्राम के साथ। अभी एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जब भी हम पानी के ऊपर और बाढ़ के ऊपर और नदियों के ऊपर बात करते हैं तो ये आज से नहीं, एक लगता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। विधायक जी भी बोल रहे थे कि हम 3 नदियों को जोड़ देंगे। अभी भी सरकार से कड़प्रद प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सपर्ट ने चेतावनी कई बार सरकार को और पूरे देश को और पूरी दुनिया को दिया है कि ये नदियों की जोड़ने की योजना ये साइंटिफिकली कितना सक्सेसफुल होगा, इसके ऊपर गहरा डाउट लोगों ने ये किया है। नदियों को प्राकृतिक तौर पर जब हम लगातार बांधते हैं तो नदियां अपना अपना लक्षण वो दिखाती हैं। तो बांधने के बाद तो इतनी समस्या है, पूरी की पूरी नदी की धारा को बदल करके अलग अलग ट्रॉपिकल सिचुएशन के अंदर में नदियां होती हैं। पानियों का किस्म अलग अलग होता है, पानियों के अंदर में रहने वाले जीव जंतु अलग अलग किस्म के होते हैं। ये तमाम तरीके के मिक्सर करने के बाद कौन सी ये प्रकृति हमसे आपसे कल किस ढंग से बदला लेगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक सर, इस ढंग की उसका जवाब है उसकी, क्योंकि इस ढंग की योजना केवल सरकार का मामला नहीं है, जवाब यह पूरे देश का, पूरे आम लोगों का। हमें लगता है सर, सरकार कोई भी ऐसा फैसला सोच समझ कर ही करेगी। तमाम आपने कुछ नफा और नुकसान को ध्यान में रखकर ही तय करेगी कि जोड़ना भी है या नहीं। इसीलिए मामला अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसको इस रूप में आपका आ गया ना। अभी जल नल योजना जो आपने चलाया है, बहुत अच्छा योजना चलाया है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जहां जल नल योजना का मीनार आपने बना दिया, 300 फीट वहां पर बड़ा एक लगा दिया पाइप, चापाकल वहां का सूख गया। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जल नल योजना से लोग भैंस धो रहे हैं। क्या आपके ये विजन का मामला है कि अगर एक समस्या को दूर करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो समस्या दूर हो या ना हो, 5 नई समस्या नहीं खड़ी हो जाए, क्योंकि हर प्रोग्राम को दूर है। आपने घर घर के अंदर में अभी वो डिफेकेशन के नाम पर जो लिचपिच, जो ये लैट्रिन बिल्कुल घिचपिच किस्म से बना दिया। क्या सरकार को यह मालूम नहीं था कि एक लैट्रिन की दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए किसी भी पानी के संसाधन से, क्योंकि उससे कई तरह की वो संक्रमण फैलने की स्थिति हुई है। अब ये बाढ़ आया ना, वो सारे के सारे बह जाएंगे। नल जल योजना से लेकर के वो तमाम घोड़मट्ठा हो। ठीक सर, कोई भी योजना बनाई। मैं समझ गया। दानिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो अपनी बात पूरी करें तो मैं आगे बढ़ूं। खर्च होता है, लोगों का समय खर्च होता है, उसके नहीं, आपके तर्क में दम है रविंद्र जी, हम सहमत हैं आपसे। किसको सुननी चाहिए? मुझे याद है फरवरी 2017 में फरवरी 2017 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के एक रिपोर्ट के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि केंद्रीय एजेंसी ने जो रिपोर्ट करी है, बिहार में आकर के बाढ़ का आकलन किया है और जो रिपोर्ट की है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार के बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो वो फरक्का बराज है। उसको तोड़ने की वकालत केंद्रीय एजेंसी ने भी की है। अब डबल इंजन की सरकार है भाई, हमारे विधायक यहां बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी में बातों को सुना जाता है। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि अब इस बात पर कार्रवाई करें। केंद्रीय एजेंसी ने भी संपुष्टि की है कि फरक्का बराज की वजह से बिहार में बाढ़ आती है और उसी की वजह से हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। कम से कम आप भी डिमांड कीजिए। देखिए, इस मामले पर राजनीति मत करिए। इस मामले पे चूंकि बिहार का मामला है, जवाब लेने संक्षेप में आगे बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से कहते आए हैं, समझ गए। जानी रिजवान जी की बातों से केवल डबल इंजन की सरकार नहीं है,
संघ के चेयरमैन भी बिहार के हैं, तो इनको तो ये बोलना चाहिए कि सारे मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बिहार के अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। बिहार के लिए अब नहीं होगा क्योंकि गंगा नहीं होगा। ये बिहार के बाढ़ के लिए सबसे अनुकूल समय है। करवा दीजिए, जो गंगा नदी करवा दीजिए। इंटरनेशनल नदी है, गंगा नदी पे अधिकार बिहार के सर बहती तो हमारे राज्यों में ही है ना। इंटरनेशनल नीतीश जी केंद्रीय एजेंसी ने नहीं, नीतीश कुमार ने मांग रखी है और केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि बिहार के बाढ़ के लिए एक कारण गंगा में जमा होना नहीं, एकमात्र कारण नहीं है। रिपोर्ट एकमात्र कारण नहीं है। आई कैन शो ऐसे कहकर आप भ्रम मत डालिए। एकमात्र कारण नहीं है, एकमात्र कारण नहीं है। बिहार के बाढ़ का जो सबसे बड़ा कारण है वो बिहार का टोपोग्राफी है। आज सर मैं समझ गया। मनोज जी, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। दानी जी आप रुकिएगा। मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। दानी जी आप रुकिएगा जरा। दानी जी आप रुकिएगा। रविंद्र जी प्लीज, एक सवाल मैं मनोज जी से करना चाह रहा हूँ। एक पदाधिकारी सर, गंगा सफाई योजना रविन्द्र जी आप प्लीज रुकिएगा। अपनी सफलता के पीठ ठोक रहे थे। रविन्द्र जी, मैं एक सवाल मनोज जी से जवाब इसलिए चाहता हूं, देखिए बड़ा धैर्यपूर्वक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गंभीर मुद्दा भी है, इसलिए चीजों को आत्मसात भी हम उसी रूप में करेंगे और नकारेंगे भी उसी रूप में, क्योंकि हम बिहारी हैं। सवाल सिर्फ मनोज जी ये है कि हम बिहार के लोग यदि आजाद भारत के 72 साल गुजरने के बावजूद आज भी हम उसी बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं, जूझते हैं और बड़ी आबादी प्रभावित होती है। कभी कभी राष्ट्रीय आपदा हो जाती है तो 20-20 लाख आबादी विस्थापित हो जाती है। ऐसे में इन आबादियों की रक्षा करने के लिए जो जो भी फैक्टर हो, यदि फर्क का एक बड़ा फैक्टर है तो उस पर हमें बात आगे बढ़ाने की पुरजोर आवश्यकता है। यदि नेपाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिन कारणों से पूरा सीमांचल, कोसी और इलाके प्रभावित होते हैं, तो हमको नेपाल से टॉप प्रायोरिटी में इस पर बात करने की आवश्यकता है। ये हम लोग भी जान रहे हैं सर कि जब भी ये मौसम आता है, बाढ़ का चर्चा होती है, हम डिबेट करते हैं, पर व्यवस्था वहीं की वहीं रह जाती है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर जरूर गौर कीजिएगा मनोज जी। देखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका 95 लाख के स्क्वायर आपका हेक्टेयर है। 75% हमारा वाटर लॉगिंग इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसकी संख्या लगभग आती है आपका 68 लाख स्क्वायर हेक्टेयर। बिहार के तटबंधों की जो लंबाई है वो लगभग है 3800 किलोमीटर। इन 3800 किलोमीटर तटबंधों से हम बिहार के 40 लाख हेक्टेयर वर्ग क्षेत्रफल के जमीन को हम लोग बचा पाते हैं बाढ़ की विभीषिका से। अभी भी हमें लगभग 25 लाख हेक्टेयर को हमें बचाना है तटबंधों। एक हम उपाय करेंगे तटबंधों की किलोमीटर बढ़ा के, दूसरी उपाय करेंगे गंगा में गाद की समस्या को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर, और तीसरा उपाय करेंगे हम नेपाल के साथ में अपने वैश्विक संबंध, अपने विदेश नीति को ठीक करते हुए जिस रफ्तार से काम जा रहा है इससे अगले 5 सालों में करने के लिए। और चौथी करेंगे, जैसे कि हमारे राय साहब बोल रहे थे कि नदियों को जोड़ने की बताइए, वो विनष्टकारी हो सकती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन जो आपका उत्तर बिहार का जो टेरेन है, जो कोसी बेसिन और महानंदा बेसिन का जो टेरेन है, गंडक नदी का जो समझ गया सर टेरेन है। मनोज जी एक बात, एक और जवाब दे दीजिए, छोटा सा दीजिएगा सर, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, सत्तासीन हुए थे। उन 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में नेपाल के साथ हमारे संबंध सहज नहीं थे क्या? मान लीजिए एक कार्यकाल में किन्हीं कारणों से बहुत अच्छे से कभी अनुकूल रहे, कभी सर जब अनुकूल रहे उस समय टॉप प्रायोरिटी भी क्यों नहीं लिया गया, ये जो सवाल है। हमारा काफी समय वो उसमें गया, जब किया गया ना, मैं बताया ना कि आपको सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए पिछले 5 सालों में इतनी बैठकें हुई हैं। अंतिम बैठक 2017 में इस बात को करके की गई है कि इसके नतीजे 2019 में आ जानी चाहिए, और वो भी समय अक्टूबर या जुलाई के आसपास का रखा गया है। लेकिन फिर भी हम आज के डेट में बोल रहे हैं कि 2019 तक नतीजे आने में हमें कुछ संभावना में मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है या कुछ देर लगता है, तो हम उसके लिए अभी से तैयार हैं। ठीक। डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाए थे मधेपुरा की। बारिश आरंभ हो गई है, मधेपुरा जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है।
हर साल नदी से यहां कटाव होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा कोसी से है। यहां क्या स्थिति है, जरा ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। मधेपुरा में बारिश शुरू होते ही मधेपुरा जिले के सभी नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। इसकी वजह से कटाव भी काफी तेजी से होने लगा है। यहाँ हर साल नदी में पानी बढ़ने के बाद कटाव होता है, फिर भी इसे रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जाता। अगर चिन्हित जगहों पर कटाव निरोधक कार्य सरकार पहले ही कर दे तो हर साल बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीड़ितों के सूचना दिए जाने के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। इस कारण स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। कोई सुने वाला नहीं है। एमपी एमएलए सबके जैसे खबर दिलिए, कोई नहीं आबि रहल छै एकदम से। और हमरा आर के की नतीजा भए रहल छै, एकर कोई ठिकाना नहीं छै। कोई लेनी देनी का सरकार के साफ अनसुनी काम करना छै सरकार। 2008 से जे शुरू भेले बाढ़ एले रहे, तब से बहुत जमीन कट के विलीन भए गेले। बहुत घर महादलित के भी कुछ बस्ती छै बगल में, बहुत ज्यादा 200-250 बहुत वीडियो सीओ सबके कहल के कोई ने बात के सुनवाई करे छै। मधेपुरा के आरजेडी विधायक ने जिले में हो रहे कटाव को रोकने की आवाज विधानसभा में उठाने की बात कही है। इस गंभीर मुद्दे को सुनकार के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाऊंगा कि ये अति शीघ्र जरूरी है, नहीं तो हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे और कम से कम 4-5 वॉइस कटिंग से बुरी तरह प्रभावित। सवाल यही है कि क्या सरकार अपनी जनता को समय पर राहत पहुंचा पाएगी। मधेपुरा से सहारा समय के लिए रुद्र नारायण यादव। अब हम आपको ले चलते हैं खगड़िया। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तटबंधों की सुरक्षा के लिए तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन तटबंध सुरक्षित नहीं रहते। आबादी बाढ़ की चपेट में प्रखंड के दियारा इलाका में सरसवा पंचायत के हम दृश्य दिखा रहे हैं। कोसी नदी में कटाव से लोग यहां परेशान हैं। ग्रामीण कार्य विभाग को बार बार स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कटाव की सूचना भी दी गई। अभियंता देखने भी पहुंचे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सहरसा निकलते हैं, एक मुख्य मार्ग है हम लोग का। उसके बाद सभी पंचायतों से जुड़ा हुआ है ये सड़क कटने से हमारे सारे 4 पंचायत में लगभग 5 पंचायत में इतना आफत लगा हम लोग को कि हम लोग का मकई गेहूं बाजार कैसे जाएंगे, हम लोग ट्रेन कैसे पकड़ेंगे, सारा सुविधा हम लोग का ठप हो जाएगा। हम लोग पहले वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से बात करेंगे, उनका इंजीनियर कलाएंगे और देखकर वो अपना सुझाव देंगे। क्या है कि
फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का सुझाव आएगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। समस्तीपुर की क्या तस्वीर है, चलो उस पर भी गौर कर लेते हैं। समस्तीपुर में बढ़ते दिखते हैं। यहाँ ऐसा स्थिति अगर नेपाल अगर पानी छोड़ रहा है तो बाढ़ का स्थिति ऐसा हो जाएगा कि बस बांध तोड़ के पूरा गांव मोहल्ला में पानी ढूक के कुछ भी हो सकता। ऐसा नहीं है सरकार नहीं देती है, सरकार देती है, फिर भी जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना ना भूत सब बैठा हुआ है कि सब माल घोट जाता है। अभी तो नदियों में पानी कम है, लेकिन नेपाल से पानी छोड़ते ही अचानक जल का स्तर बढ़ने लगता है। कई जगह पर तटबंध काफी खराब हालत में है। कहीं कहीं पर चूहे और सियार के बिल से भी बड़े बड़े सुराख बने हुए हैं, जिन्हें समय रहते बंद नहीं किया गया तो पानी का दबाव बढ़ते ही तटबंध टूट सकता है। सहारा समय के लिए समस्तीपुर से रमेश शंकर। डॉक्टर संजय कुमार, सरकार पूरी तरह से तैयार है। आम जनता जो वहां की आबादी है, जो निवासी हैं, उनके ही बयान आपके सामने है। कहीं न कहीं कुछ तो सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि पूरे बिहार को एक तस्वीर के माध्यम से आपने दिखा दिया, और हम लोगों को ही नहीं दिखाया बल्कि जो व्यूअर होंगे आपके, जो बिहार के दर्शक होंगे, उन्होंने भी बिहार की तस्वीर देखी होगी, सरकार के भी लोग देखे होंगे, और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि अगर ये स्थिति है तो इस स्थिति पर हमें कैसे तैयार रहनी है, कैसे अपने को अपडेट रहनी है। मैं दो बातें बताना चाहूंगा। हम लोग समग्रता में बात कर रहे थे, और उस समग्रता में बात करने में गंगा भी था कि गंगा भी जब बाढ़ लाती है तो कैसे जो मैदान है, गंगा का जो मैदान है वो कैसे जल प्लावित होता है। क्या कि जब फरक्का बांध बंधा था तो उसके पीछे जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो योजना थी कि हुगली में उनको पानी नहीं मिलता था और गंगा के पानी को वो डाइवर्ट करते थे हुगली में ताकि जहाज को चलाया जा सके। मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उस फरक्का की वजह से जिस तरह से सिल्टेशन हुआ, 450 किलोमीटर गंगा बहती है चौसा से कहलगांव तक बिहार में, और उस सिल्टेशन की वजह से जब भी गंगा का वाटर लेवल बढ़ता है तो दोनों किनारे जो स्थिति होती है वो बड़ा विभत्स होती है, और इसको नीतीश कुमार जी ने उठाया था सरकार के सामने। केंद्र सरकार ने भी कहना, तो उसकी टीम गई थी वहां फरक्का बांध को देखने के लिए कि क्या फरक्का बांध का डिजाइन ऐसा किया गया जिसकी वजह से बिहार के इलाके में, गंगा के इलाके में सिल्टेशन हो रहा है। तो फिर एक बार बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर भाजपा और जेडीयू और विपक्ष और पक्ष न होकर के एक बिहारी हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर उसकी समीक्षा करवाई जानी चाहिए कि क्या फरक्का बांध और उसकी जो उपयोगिता है कि हुगली को पानी मिले इसलिए बिहार डूबता रहे, ये एक अपने आप में सोचने की बात है। दूसरी बात एकदम सोचने की बात है, नेपाल के साथ जो भारत का जो एक केंद्र के साथ जो एक बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि भाई नेपाल रिजर्वायर बनाए और उस रिजर्वायर को बनाने में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा उसका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट भारत सरकार वहन करेगी, नेपाल सरकार को भी बिजली मिलेगी और अगर नेपाल सरकार चाहेगी तो भारत को भी बिजली देगी। मैं कहता हूं कि नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है
वो न रिजर्वायर बनाने की स्थिति में है, न वो हाइड्रो भारत को ही पहल करनी पड़ेगी साहब, जो कॉस्ट होगा उसको बियर करने की स्थिति में है। तो बिहार और बिहार के लोगों को केंद्र पर दबाव बनानी होगी। बिल्कुल। और जब केंद्र मैं सब रोक रहा हूं होगी तो मैं समझता हूं कि नेपाल के साथ समझौता होगा। जी एक और रिपोर्ट, एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं मनोज जी, उसके बाद हम आप लोगों को धन्यवाद कर देंगे। बगहा में बारिश के बाद टेगराहा नदी का उत्तरवारी बांध टूट गया है। दोन नहर पर स्थित पहाड़ी नदी का तटबंध पानी के बहाव को नहीं झेल सका। बांध टूटने से बरवा, खुर्द, बिनवलिया, भिलाई, नौतनवा समेत आधा दर्जन गांव में नदी का पानी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। ये तस्वीर है। मनोज जी जरा और भी गौर करने की आवश्यकता होगी ना। ये नहर का बांध तटबंध टूटा है या नदी का? नहीं, तटबंध टूटा है साहब, नहर का, और उसे कई गांव उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। और ये पूरी रिपोर्ट दिखाने के पीछे मकसद नहर का है या नदी का है, उसमें एक बार जांच नहर का है साहब। और मैं कह रहा हूं आप लोग अपने स्तर पर भी उसको तहकीकात कर लीजिएगा, समीक्षा। हमारा फर्ज था कि हम आपके सामने ये सारे विषय रख दें ताकि आपको लगे कि कहां कितनी कमियां हैं और उसको कैसे दुरुस्त करनी है, क्योंकि जान माल की रक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ हमारी भी है। इसलिए हम समय रहते आप लोगों को संज्ञान में दे रहे हैं। और स्थायी समाधान की ओर जैसा कि आपने बताया है, हमें भी इंतजार रहेगा, बिहार को इंतजार रहेगा कि वो सुबह कब आएगी जब बिहार के लोग स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर बड़े मजे से फसल भी उगाएंगे और जिंदगी में मुस्कुराएंगे भी। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका, बहुत धन्यवाद दानिश रिजवान साहब आपका, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। बिहार को अब जरूरत तो है। अब बिहार को जरूरत इस रूप में है कि लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में लगभग आधी आबादी बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित रहती है। एक बड़ी आबादी सूखे से प्रभावित हो जाती है। कैसे बढ़ेगा बिहार? ऐसे बढ़ेगा बिहार? नमस्कार।